वो आदमी उठा और उसने अपनी जेल की वर्दी उतार दी और फिर दीवार पर लगे तारों को फाड़ दिया और अपनी सुपर पावर को यूज करने के लिए बिजली से अपनी बॉडी को चार्ज कर लिया। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके उसने एक ही झटके में जेल के गार्ड को अपने सामने हवा में उड़ा दिया और फिर उस आदमी ने इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करके जेल के इलेक्ट्रिक सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया। इससे यहाँ रह रही सुपर पावर्स ने तुरंत जेल में दंगा कर दिया, जिसके बाद जेल में अफरा तफरी मच गई। आइए ब्रीफ में कहानी के बैकग्राउंड को समझते हैं। सिनेमा मूवी टाइम प्रेजेंटिंग करेक्टिव मेजर्स। कहानी भविष्य की दुनिया में शुरू होती है जहां युद्ध एक आम बात है। कुछ देशों ने परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल किया, जिसके कारण अरबों लोगों की मौत न्यूक्लियर रेडिएशन सिंड्रोम से हो चुकी है और प्रकृति को भी इसका परिणाम भुगतना पड़ा है। लेकिन रेडिएशन जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से कुछ लोगों को सुपर पावर्स भी हासिल हो गई, जिसका यूज वो रिसोर्सेज को लूटने, बैंकों को लूटने और दंगे भड़काने के लिए करने लगे हैं। अमेरिकी सरकार ने इन क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए एक सुपर जेल बनाई थी। एक रात एक अंडरग्राउंड पार्किंग में सुपर पावर लोगों का एक ग्रुप परेशानी पैदा कर रहा था। तभी अचानक एक आदमी सामने आया जिसके हाथ में 2 बंदूकें थी और उसने उनको मारना शुरू कर दिया। इस आदमी का नाम जैक था और हालांकि वो एक सुपर पावर नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत खतरनाक है। कुछ साल पहले जैक की बेटी की मौत सुपर पावर्स के हाथों हुई थी, इसीलिए पिछले कुछ सालों से जैक अपनी बेटी का बदला लेने के लिए सुपर पावर्स को मौत के घाट उतार रहा है। जैक अब तक 40 से ज्यादा सुपर पावर्स को मार चुका है। बेशक इस रात जो सुपर पावर्स उसके सामने हैं वे भी मौत से नहीं बचेंगे। लड़ाई के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जैक को गिरफ्तार कर लिया गया। जैक को पुलिस ने सीधे सुपर जेल भेज दिया और जैक यही चाहता था। वो यहाँ आकर इन सुपर पावर्स को मारना चाहता था। जैक के साथ भेजे गए कैदियों में डियाज नाम का एक लड़का भी था। उसकी पावर फीलिंग्स को शेयर करने और अपने आसपास के लोगों के दर्द को महसूस करने की है। डियाज ने किसी को चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन उसे गलत तरीके से जेल भेज दिया गया, इसीलिए यहाँ उसका दम घुटता है। जेल भेजे गए सुपर पावर्ड लोगों को टकने की हथकड़ी में डाल दिया जाता है, जो दंगों को रोकने के लिए उनकी सुपर पावर्स को कंट्रोल में रखता है। इस जेल का जेलर बहुत ही निर्दयी है, पैसे पसंद करता है और कैदियों के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल करता है। हाल ही में जेलर रिटायर होने वाला है और वो जाने से पहले कैदियों से कुछ पैसा वसूलना चाहता है। जेलर कैदी ब्रूस को निशाना बनाता है, जो एक क्रिमिनल है। ब्रूस की सुपर पावर मानव मस्तिष्क सहित किसी भी चीज को अपने दिमाग से कंट्रोल करना है और ब्रूस इस पावर का इस्तेमाल अरबों डॉलर की चोरी करने के लिए करता है। चूंकि ब्रूस जैसे क्रिमिनल को पैरोल मिलने का कोई भी चांस नहीं है, जेलर कहता है कि अगर ब्रूस उसको पैसे ट्रांसफर करता है तो अगला जेलर उसके जाने के बाद कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा और उसकी विशेष देखभाल भी करेगा। ब्रूस इस मौके का इस्तेमाल जेल से फरार होने की प्लानिंग में करना चाहता था। दूसरी ओर जैक के जेल में पहुंचते ही एक कैदी से उसकी लड़ाई हो जाती है। उस कैदी का नाम जिम था और उसके भाई को जैक ने मार डाला था। दोनों आपस में दुश्मनों की तरह लड़ते हैं। सुपर पावर ना होते हुए भी जैक जिम पर भारी पड़ता है और जिम को मार मार कर उसका बुरा हाल कर देता है। जब वो मरने वाला था तभी एक जेल गार्ड ने उसे रोकने के लिए कदम बढ़ाया और दोनों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। गार्ड्स को ऐसे सीन पसंद आते थे क्योंकि ये उनके थकाऊ जीवन में मनोरंजन पैदा करते थे। अस्पताल में उनकी जांच के बाद ब्यूटीफुल डॉक्टर मैरी ने अपना सर घुमाया और अंदर चली गई। वो ब्रूस का साइकोलॉजिकल इलाज करने की तैयारी कर रही थी कि तभी जैक उसके ठीक पीछे आकर खड़ा हो जाता है। ब्रूस को देखते ही वो समझ गया कि ब्रूस एक शातिर क्रिमिनल है। जैक ने पहले तो उसके बगल में मैरी का गला घोंट दिया और फिर ब्रूस के साथ भी ऐसा ही करने वाला था कि तभी हॉस्पिटल की सफाई कर रहे डियाज ने ये हंगामा सुन लिया और वो तेजी से अंदर आ जाता है और उसे फर्श पर गिरा देता है। तभी वहां गार्ड आ जाते हैं। डियाज के इस कारनामे से ब्रूस उससे प्रभावित हो गया। ब्रूस कैदियों का लीडर था और वे डियाज की अच्छी देखभाल करने लगे। यहाँ पर गॉर्डन नाम का एक कैदी डियाज से बात करने और उससे दोस्ती करने के लिए आगे आता है। इस बातचीत से हमें पता चलता है कि सुपरमैक्स जेल की शुरुआत में गॉर्डन यही था। तब से गॉर्डन पैरोल के लिए आवेदन कर रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से
हर बार ये खारिज हो जाती है। वास्तव में अमेरिकी सरकार का सुपर पावर्ड लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं रहा है, इसलिए उनकी पैरोल की संभावना ना के बराबर होती है। हालांकि गॉर्डन ये जानता था, फिर भी उसे लगता है कि उसकी अगली पैरोल पास हो जाएगी। दुर्भाग्य से परिणाम वही था और उसके पैरोल आवेदन को फिर से नकार दिया गया था। इससे गॉर्डन का भ्रम टूट गया और तब से वो उदास रहने लगा। दूसरी तरफ ब्रूस अपनी फरार होने की प्लानिंग की तैयारी जारी रखे हुए है। उस दिन लंच टाइम के बाद ब्रूस के साथी गॉर्डन को एक लोहे की चीज देते हैं। गॉर्डन ने अपने टखने की हथकड़ी को अनलॉक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया, फिर अपनी जेल की वर्दी उतार दी और अपने शरीर को रिचार्ज करने के लिए बिजली के तार को फाड़ दिया और अपनी सुपर पावर हासिल कर जेल के इलेक्ट्रिक सिस्टम को तबाह कर दिया। जाहिर है गॉर्डन ब्रूस के आदमियों में शामिल हो गया था और जेल से बाहर निकलने के लिए उसका दाहिना हाथ बन गया था। इलेक्ट्रिक सिस्टम के तबाह होते ही जेल में दंगा शुरू हो गया। बेशक इलेक्ट्रिक सिस्टम को तबाह करने से टखने की हथकड़ी खुलने वाली नहीं थी, ये सिर्फ ब्रूस की एक चाल थी। इस चाल का मतलब बाद में समझ में आएगा। तभी जेलर ने गार्ड्स को इलेक्ट्रिक सिस्टम को बहाल करने के लिए तत्काल बैकअप भेजा और मोटर चालू करने के ऑर्डर्स दिए। इसके बाद इन कैदियों को काबू में करने के लिए इन्हें शॉक दिए गए और वही हथकड़ी पहनाकर फिर से जेल में डाल दिया गया। इस समय गॉर्डन हॉस्पिटल में आया। खिड़की से बाहर खुली दुनिया को देखने पर उसके चेहरे पर कभी ना रुकने वाली उदासी झलक रही थी। चूंकि दंगे अब बंद हो चुके थे, इसलिए उसे एहसास हो गया था कि यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है। तभी गॉर्डन को काबू करने के लिए एक महिला जेल गार्ड वहां पहुंची। फिर उसे गॉर्डन को मारने का ऑर्डर मिला। वो उसे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन ऑर्डर्स को नकारना बहुत कठिन है, इसलिए वो गॉर्डन के चेहरे पर बार बार मुक्के मारती है जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गया। इसके बाद जैसे ही चीजें सामने आई, जेलर ने महसूस किया कि दंगा ब्रूस को भगाने के लिए किया गया था। उसने देखा कि डियाज ब्रूस के करीब आ रहा है और उसे लगा कि उनके बीच कुछ सीक्रेट है, इसलिए वो उसके पास गया और एक सौदा करने की कोशिश की। दुर्भाग्य से डियाज वास्तव में कुछ भी नहीं जानता है। ब्रूस ने उसे अपने प्लान के बारे में कुछ नहीं बताया। यहाँ डियाज से कोई सुराग न पाकर जेलर सीधे ब्रूस के पास गया और उसे वार्निंग दी कि वो भागने के बारे में सोचे भी ना और अच्छा यही होगा कि वो ईमानदारी से वहाँ काम करे। ये सुनकर ब्रूस ने अपना रवैया बदलने का वादा किया, लेकिन एक शर्त पर कि वो उसे पैसे ट्रांसफर करने के लिए अपने नेटवर्क से बात करने के लिए थोड़ा वक्त दे। ये सुनकर जेलर आकस्मिक रूप से ऐसा करने के लिए सहमत हो जाता है। गॉर्डन द्वारा उखाड़े गए तारों की जांच करने के लिए गार्ड तहखाने में गए। कर्मचारियों ने मरम्मत की और जेल का सिस्टम पूरी तरह से फिर से अपडेट कर दिया गया। इस बीच सुपर जेल अपने नॉर्मल रूटीन पर फिर से लौट आता है। केवल ब्रूस चुपचाप अपनी प्लानिंग करता रहता है। उसने जेल ब्रेक की तैयारी के लिए वायरस प्रोग्राम बनाने के लिए जेलर द्वारा दिए गए टैबलेट कंप्यूटर का यूज किया। दूसरी तरफ जैक ने अपने चेहरे पर एक क्रॉस का टैटू बनवा लिया और जिम से भिड़ने का मौका ढूंढता रहा, लेकिन किसी कारण से जिम उससे लड़ना नहीं चाहता। समय बीतता है और जेलर के रिटायर होने का दिन आता है। वो शैंपेन के साथ हैप्पी मूड में ऑफिस पहुंचता है। इसके बाद वो ब्रूस के पास पहुंचा और टैबलेट कंप्यूटर से उसके दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा। ब्रूस ने ऐसा ही किया। उसने टैबलेट उठाया और फंड ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। जेलर बहुत खुश था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ब्रूस पैसे ट्रांसफर करते टाइम सिस्टम में अपना खुद का वायरस प्रोग्राम सेट कर रहा था। वायरस प्रोग्राम इंस्टॉल होते ही कैदियों के टखने की हथकड़ी का इफेक्ट खत्म हो जाता है। उनकी सुपर पावर्स फिर से लौट आती है और जेल में दंगे शुरू हो जाते हैं। डियाज को पहले ही इसके बारे में बता दिया गया था और वो हॉस्पिटल के पास छुप गया था, लेकिन फिर भी वो दूसरे लोगों का दर्द महसूस कर सकता था। उस खूबसूरत डॉक्टर ने उसके दर्द को कम करने में उसकी मदद की। जिन कैदियों ने अपनी सुपर पावर्स को पा लिया था, वे लड़ने से रुक ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आखिरी सुपर पावर का प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा, लेकिन सुपर पावर्स की लड़ाई में स्पेशल इफेक्ट लगभग 0 था। उधर जेलर को फोन आया तो उसे पता चला कि बाहर अफरा तफरी मची हुई है। जैसे ही वो ऑर्डर्स देने के लिए बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि दरवाजा बंद है। जेलर को अभी भी पता नहीं है कि वो ब्रूस के बचने की आखिरी ढाल है। जब जेल में स्थिति गार्ड के काबू के बाहर हो जाती है तो वो डिप्टी जेलर को सॉल्यूशन खोजने के लिए बुलाते हैं। डिप्टी जेलर ने कहा कि पूरा सिस्टम एक जनरेटर से बनाया गया था और जनरेटर को फिर से चालू करने से
एंकल कफ यानी कि हथकड़ी फिर से जुड़ जाएगी। ये सुनकर जेल गार्ड बेसमेंट की ओर दौड़ा और जनरेटर चालू करने की तैयारी की, लेकिन वहां उसका मुकाबला एक सुपर पावर से हुआ और दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। आखिरकार सुपर पावर एक सुपर पावर होती है और एक नॉर्मल इंसान उसके लिए कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए अपने आखिरी वक्त में उस गार्ड ने किनारे पर एक पाइप देखा, उसने उसे तोड़ दिया और उसमें से गर्म हवा निकलनी शुरू हो गई और सुपर पावर वाला आदमी झुलस कर वहीं मर गया। इस बीच जेलर, जिसने बैकअप के लिए कॉल करना बंद कर दिया था, वो ब्रूस के सामने आराम से बैठ गया और अपने खाते में ट्रांसफर हो रहे पैसे को देखकर मुस्कुराने लगा। लेकिन ब्रूस के पास एक ऐसी स्किल है जिसके बारे में और कोई नहीं जानता, वो है दिमाग का आदान प्रदान। ब्रूस ने ये सब जेलर के साथ दिमागी चेतना का आदान प्रदान करने के लिए किया था। इससे ब्रूस जेलर के रूप में एक नया जीवन जी सकता था। ब्रूस जानता था कि वो कभी बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए आजाद होने का यही एक तरीका था। जब ब्रूस गॉर्डन के थ्रू इलेक्ट्रिक सिस्टम को तबाह कर रहा था, बस तभी उसे सिस्टम में वायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करने का मौका मिल सकता था, क्योंकि जेलर उसे ठीक करने में बिजी होगा। यहाँ पर गॉर्डन तोप का चारा था। जब जेलर को ये सब पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ब्रूस ने अपनी सुपर पावर्स का यूज जेलर के साथ चेतना की अदला बदली करने के लिए किया था। ब्रूस ने फिर एक मुक्के से जेलर को बाहर कर दिया और वो गार्ड जनरेटर को चालू करने में कामयाब रहा और हथकड़ी प्रणाली को फिर से बहाल कर दिया गया। फिर जेलर ने स्थिति को अपने कंट्रोल में ले लिया, सभी कैदियों को बिजली का झटका दिया और उन्हें वापस अपने रूम्स में भेज दिया गया। इसके तुरंत बाद ब्रूस के सेल का दरवाजा खोला गया। ब्रूस बाहर निकलता है, फिर घूमता है और गार्ड्स को ब्रूस को एक छोटे से अंधेरे कमरे में भेजने का ऑर्डर देता है और उसे कभी बाहर नहीं जाने देता। फिल्म ब्रूस की जिंदगी वापस पाने के साथ खत्म हो जाती है, जबकि वो डियाज और उसके असिस्टेंट को जेल से बाहर भी निकालता है। आखिरकार उसने शुरू से ही उन दोनों को दंगों में शामिल न होने के लिए कहा था। इस तरह ब्रूस ने जेलर से एक नया जीवन शुरू करने के लिए उसका शरीर उधार ले लिया और यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। ये एक साई-फाई फिल्म है जो हाल ही में रिलीज हुई थी। हालांकि फिल्म का प्लॉट थोड़ा भ्रमित करने वाला है। अगर आपको ये प्लॉट समझ आया तो कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे ही दूसरी फिल्मों की एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।